दोस्तों नमस्कार। एनपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी 1857 की क्रांति, जिसमें हमने चर्चा की थी कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ, उसके बाद भारत आई कंपनी और उन्होंने धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाया और फिर भारत में अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भारत की विभिन्न रियासतों के साथ छल कपट के साथ उन पर अधिकार करना आरंभ किया। उसके बाद कंपनी ताकत बढ़ती गई। दो इम्पोर्टेंट युद्ध जिन्होंने कंपनी को ताकतवर बनने में सबसे बड़ा योगदान दिया था, एक प्लासी का युद्ध 1757 और एक बक्सर का युद्ध। इन युद्धों के बाद कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखती है और बहुत ताकतवर बनकर भारत की राजनीतिक सतह पर एक ताकतवर कंपनी बन गई। आज हम दोस्तों 1857 क्रांति जो मूल रूप से शुरू हुई थी उसके बारे में चर्चा करने जाएंगे। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, हम चर्चा करते हैं 1857 क्रांति। उसमें कुछ बातें जो पहले होनी जरूरी है। सबसे पहले 1857 की क्रांति हुई उस समय ब्रिटिश महारानी, वैसे तो इनमें छोटे छोटे सवाल कहीं से पूछे जाते हैं। ब्रिटिश की महारानी कौन थी? वो थी विक्टोरिया। ब्रिटेन की महारानी थी वो कौन थी? विक्टोरिया थी। और दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए एकाधिकार पत्र मिला था तो उस समय महारानी कौन थी? वो महारानी थी एलिजाबेथ। उसके बाद उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 क्रांति के बाद, यानी क्रांति के बाद प्रधानमंत्री उस समय क्रांति के समय कौन था? पाल्मस्टन। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। पाल्मस्टन उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था ब्रिटिश, जो 1857 की क्रांति भारत में शुरू हुई थी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट था, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल, इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि 12th बोर्ड में भी सवाल पूछा जाता है और कंपटीशन में भी सवाल पूछा जाता है। तो 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। इसको स्पेशल ध्यान रखोगे क्योंकि इसके सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद क्रांति के समय अंग्रेजी सेना का मुख्य सेनापति, थोड़ा ध्यान रख लेते हैं, लिख लेते हैं इसको भी। मुख्य सेनापति था एरिसन, लेकिन ध्यान रखना है कि विद्रोह के समय इसको हटा दिया गया था। जब भारत में विद्रोह होता तो एरिसन को हटाकर एक नया सेनापति नियुक्त किया था जिसका नाम था कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल को जब भारत में विद्रोह होता है ना तो उस समय नियुक्त किया जाता है और इसने 1857 क्रांति को दबाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ये एक योग्य सेनापति था और इसने बहुत अच्छी तरह से क्रांति को वापस दबाने में अपना योगदान दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, उस समय भारत का बादशाह, ये 12th बोर्ड में सवाल पूछा जा चुका है और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। उस समय भारत का बादशाह था, वो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर था, अंतिम मुगल बादशाह था। इसके बाद कोई मुगल बादशाह हुआ नहीं था। तो देखो इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि 1857 की क्रांति होती है तो उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया रही थी, प्रधानमंत्री इंग्लैंड का था वो पाल्मस्टन था। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात देखते हैं। 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया तो गवर्नर जनरल के पद को बदल दिया गया था, यानी इसके नाम को बदलकर इसको वाइसराय किया गया था। वाइसराय किया गया था। इसको भी याद रखोगे कि अंतिम गवर्नर जनरल था वो भी लॉर्ड कैनिंग था और भारत का प्रथम वाइसराय था वो भी लॉर्ड कैनिंग ही था, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग को ही इसी पद पे रखा गया, ये चेंज किया गया और आजादी तक यही रहा। उसके बाद इसी को आगे खत्म कर दिया गया था। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये सवाल पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत, उस समय भारत का बादशाह कौन था? बादशाह था अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर।
1857 क्रांति के समय भी था और अंतिम मुगल बादशाह था, उसके बाद कोई बादशाह नहीं हुआ था। चलो ये तो हो गया दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। अब हम आते हैं 1857 की क्रांति के रीजन, यानी कारण क्या रहे थे, क्योंकि बगैर कारण तो इतनी बड़ी क्रांति हो नहीं सकती थी। अब कारण यूं गिनने में तो बहुत सारे हम कह सकते हैं, क्योंकि 1757 से लेकर 1857 तक अंग्रेजों ने हर तरह से जुल्म किया था। इसमें कोई कमी नहीं रखी थी इन लोगों ने कि भारतीयों को किस तरह नीचे लाया जाए, उन्हें परेशान करने, वो सारे कारण थे। अब इन कारणों को जानने के लिए हम थोड़े इन्हें अलग अलग तरीके से अध्ययन करते हैं। क्रांति के कारण, अब क्रांति के कारणों को हम इस रूप में पढ़ते हैं। मुख्य रूप से 2-3 भागों में हम बांट देंगे। सबसे पहले हो जाएंगे राजनीतिक कारण। सबसे पहले राजनीतिक कारण हो जाएंगे, पॉलिटिकल इश्यूज क्या रहे थे, इसकी वजह से क्रांति हुई थी, बिल्कुल सही है। उसके बाद सामाजिक एवं धार्मिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, ये भी कारण रहे थे, उसकी वजह से क्रांति हुई। और सबसे बड़ा योगदान था सैनिक कारण। सैनिक कारण रहे थे। और एक जो अक्सर 12th में पूछा जाता है, सैनिक कारणों का ही वो एक भाग है, तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या रहा था, मतलब वो कारण जिसकी वजह से ये क्रांति शुरू हुई थी, मतलब चिंगारी का काम किया था। अब हम आते हैं सबसे पहले राजनीतिक कारणों पर। अब राजनीतिक कारणों की हम चर्चा करते हैं तो राजनीतिक कारणों में देखो, हम सबको पता है कि कंपनी सबसे पहले व्यापारी बनकर आई थी, महाजन बन के आए थे, व्यापारी बन के आए थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा कि भारत में जो शासक है वो आपसी फूट के शिकार हो चुके हैं, इनमें ताकत कम है, तो उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार शुरू किया था। अब साम्राज्य विस्तार में राजनीतिक कारणों में मैं चर्चा करूं तो 2 मुख्य कारण होंगे। सबसे पहले सहायक संधि। सबसे पहले कारण था सहायक संधि 1797, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली याद रखना है, सहायक संधि का जनक कहते हैं। अब सहायक संधि क्या थी इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेजली जब भारत का गवर्नर बनकर आया था तो इसने एक नीति अपनाई थी कि किसी भी तरह से भारत में कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया जाए। तो युद्ध को ना देखते हुए इसने एक अलग ही नीति अपनाई थी, वो थी सहायक संधि। अब सहायक संधि का मतलब क्या था कि एक कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो आप रियासतों के साथ। जो रियासतें थी उनके साथ अंग्रेज एक सहायक संधि करते, और इस सहायक संधि को अगर हम सारांश में समझें तो कंपनी ने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया कि जो भारतीय रियासत एक बार इस सहायक संधि के ऊपर साइन कर लेते और उसके बाद तो उसे निकलना नामुमकिन सा हो गया था। जैसे इस सहायक संधि में कि सहायक संधि करने वाली रियासत अब अपनी सेना नहीं रखेगी और उसकी रक्षा के लिए अंग्रेजी सेना रहेगी और उसका जो सारा खर्चा वो रियासत उठाएगी। उसके बाद जो सहायक संधि करने वाली रियासत अब अंग्रेजों के पूछे बगैर किसी भी बाह्य यूरोपीय व्यक्ति को अपने दरबार में नहीं रख सकती, वहां नौकरी नहीं दे सकते, यहां तक कि आपको अंग्रेजों के पूछे बगैर कोई काम नहीं कर सकते। और नतीजा क्या हुआ कि इन रियासतों को धीरे धीरे कंपनी ने पूरी तरह पंगु बना दिया। उनके सारे अधिकार छीन लिए गए, राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप आरंभ कर दिए गए थे। उसके साथ साथ अंग्रेज अधिकारी दरबार में जो नियुक्त कर दिया गया था, जो हर छोटे बड़े मसले पे राजाओं में जो हस्तक्षेप करता था। और नतीजा क्या हुआ कि सहायक संधि के तहत लगभग सारी रियासतें धीरे धीरे अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल होती गई और इस शर्त थी कि जो सहायक संधि का उल्लंघन करेगा उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। सबसे पहले एक सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो रियासत थी 1798 हैदराबाद। सबसे पहले 1798 में हैदराबाद ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। उसके बाद दूसरी नीति थी जिसे हम कहते हैं राज्य हड़प नीति या व्यापगत नीति। व्यापगत नीति जिसे लॉर्ड डलहौजी
बहुत बड़ा योगदान इसका भी था साम्राज्य विस्तार में, लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। लॉर्ड डलहौजी की नीति क्या रहती है, देखो राज्य हड़प नीति इसे कहोगे, व्यक्तिगत नीति भी कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी की नीति क्या थी, इस नीति के दो भाग होते थे। देखो एक तो थी गोद निषेध, गोद निषेध, और एक था कुप्रशासन, कुप्रशासन था। गोद निषेध का मतलब क्या था, सनातन धर्म में एक नियम है कि अगर किसी भी राजा या भारतीय की अगर संतान नहीं होती है तो अपने परिवार में से किसी भी पुत्र को जो दत्तक यानी गोद लेता है और उसे वही अधिकार मिलते हैं वो जो अपने रियल पुत्र को मिलते थे। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने एक ये नीति अपना ली, गोद निषेध। गोद निषेध का मतलब जिन राजाओं के कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उनका पुत्र नहीं है, उसने नियम बनाया कि आपकी मृत्यु के बाद आप किसी को भी गोद नहीं लोगे, अगर गोद लोगे भी तो भी उसे आपका उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा और आपकी मृत्यु के बाद आपका सारा की सारा जो राज्य होगा वो ब्रिटिश साम्राज्य का अंग होगा। यानी गोद लेने पर प्रतिबंध लगा दिया और उसका नतीजा क्या हुआ, उसने बहुत अच्छी अच्छी रियासतों को इसमें हड़प लिया। गोद निषेध प्रथा का जो शिकार होने वाली सबसे पहली जो रियासत थी सतारा महाराष्ट्र, इसको सवाल पूछा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको कि गोद निषेध प्रथा का शिकार होने वाली पहली रियासत थी वो सतारा महाराष्ट्र की थी। उसके बाद उसने बहुत सारी रियासतों को इसका शिकार बनाया, जैसे झांसी थी, नागपुर था, उदयपुर था, ठीक है, उसके बाद बगैरपुर और संबलपुर, ऐसी कई रियासतें थी जिसके गोद निषेध प्रथा के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में धीरे धीरे लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया था। इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सतारा महाराष्ट्र गोद निषेध प्रथा का शिकार होने वाली पहली रियासत। अब उसके बाद देखो कुप्रशासन। कुप्रशासन का मतलब ऐसी रियासत जो अपना शासन चलाने में असक्षम हो गई हो, मतलब वो वहां के राजा है वो शासन नहीं चला पा रहे हैं, और इसका शिकार होने वाली भारत की एकमात्र रियासत थी वो थी अवध। कुप्रशासन का शिकार होने वाली जो रियासत थी वो कौन सी थी, अवध थी। अब अवध को मिलाने की वजह क्या रही थी, देखो अवध को मिलाने की वजह मैं बताता हूं कि अवध है ना अंग्रेजों का हमेशा वफादार रहा था, लेकिन अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के पीछे लॉर्ड डलहौजी ने अवध के बारे में कहा था कि ये गिलास का फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। उसने किसके बारे में कहा था, लॉर्ड डलहौजी का इस अवध रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास का फल यानी चेरी का फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। ये अवध रियासत थी और अवध रियासत पड़ती थी उस समय उत्तरी भारत में, बहुत बड़ा केंद्र था, ये बहुत ही बड़ा केंद्र था। व्यापारिक दृष्टि से ले लो, राजनीतिक दृष्टि से ले लो या सैनिक दृष्टि से ले लो, तो उसे हर हाल में क्या करना था, अवध रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना था। तो 1856 में उसने उस समय जो अवध का नवाब था वो था वाजिद अली शाह। उन्हें यह कहते हुए पद से हटा दिया कि आप बूढ़े हो चुके हो, आप शासन संभालने में सक्षम नहीं हो, आपका शासन अलोकप्रिय है, और कुप्रशासन का आरोप लगाते हुए अवध रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो यह भी बहुत बड़ा जो कहते हैं कि जब कारणों में एक सबसे बड़ा कारण था। दूसरी, अवध है ना, अवध से अधिकतर सैनिक बंगाल आते थे। जो बंगाल की आर्मी में अधिकतर सैनिक आते थे वो कहां से आते थे, अवध से आते थे। इसलिए अवध को बंगाल आर्मी की पोधशाला भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। बंगाल आर्मी की पोधशाला भी कहते हैं, वो किसे कहते हैं, अवध रियासत को कहते हैं। अवध का भी हो गया। उसके बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 1803 के बाद हाँ ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ही रहा था, लेकिन इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या किया गया कि बहादुर शाह जफर का भी अपमान अंग्रेजों ने करना आरंभ कर दिया था। उसे कह दिया गया कि आपको आपके बाद कोई बादशाह नहीं होगा। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने आदेश दे दिया कि आपको बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद आपको लाल किला खाली करना होगा। नतीजा क्या हुआ कि बहादुर शाह जफर के दरबार में जो अपना रेजिडेंट नियुक्त किया था वो ना तो उसके अदब में खड़ा होता, सारा सम्मान देना छोड़ दिया। उसके बाद बादशाह को खिल्लत या नजर या किसी प्रकार की भेंट लेना भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। नतीजा क्या हुआ कि बहादुर शाह जफर
से अपमानजनक व्यवहार अंग्रेजों ने आरंभ किया तो भारतीय मुस्लिम भी नाराज हो गए। उसके बाद देखो अंग्रेजों की राजनीतिक कारणों में सबसे बड़ा कारण क्या था कि इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने 1854 के आसपास इनाम कमीशन एक आयोग बनाया था। इनाम कमीशन यानी एक आयोग बनाया था और इस आयोग का काम क्या था? इस आयोग का काम था जमींदारों की धन संपदा की जांच करना। धन संपदा की क्या करना था? जांच करना था इनाम कमीशन के तहत। और कहते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने बंगाल में लगभग 35,000 जमींदारों की जमींदारियों का निरीक्षण करवाया था इसके अंतर्गत। और इस रिपोर्ट के आधार पर बताया जाता है कि इन्होंने 35,000 जमींदारों की जमींदारियों का जो जांच पड़ताल की और उसके बाद उनमें से 20,000 को जब्त कर लिया था। नतीजा जमींदारों से उनकी जमींदारियां छीनी जा रही थी। उसके बाद देखो और भी बहुत सारे कारण रहे थे, जैसे कि जमींदारों में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, मालवाड़ी व्यवस्था थी, जिसके तहत स्थायी बंदोबस्त कह लें, जो कर नहीं चुका पाता जमींदार उनकी सारी जमींदारियां छीनी जा रही थी। और उसके बाद देखो अब राजनीतिक कारणों से आगे चलते हैं हम सामाजिक कारणों पे। अब सामाजिक कारणों में देखो अंग्रेजों की हमेशा नीति रही थी, उनकी तो यही सोच रही थी कि हम तो भारतीयों को सभ्य बनाने आए हैं। तो सबसे पहले भारतीयों में अक्सर वो नस्ल भेद करते थे। अक्सर वो नस्ल भेद करते थे। और नस्ल भेद क्या था? देखो कि भारतीयों को वो हमेशा असभ्य बर्बर समझते थे। सीधा सा कह दें कि जो मतलब भारतीयों को प्रथम श्रेणी रेल में यात्रा करने पर प्रतिबंध था। अंग्रेजों के साथ आप यात्रा नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों ने जो होटल क्लब खोले उनमें भारतीयों का प्रवेश निषेध कर दिया गया था। उसके बाद ये आगरा का एक मजिस्ट्रेट था जिसने एक बात कही थी कि भारतीयों की मनोवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि वो हर अंग्रेज का सम्मान करे। अगर कोई भारतीय कितना भी बड़े ओहदे का हो, अगर कोई अंग्रेज पैदल चल रहा है और भारतीय गाड़ी पे है तो उसे इतना मजबूर करो कि वो गाड़ी से नीचे उतरकर उस अंग्रेज का सलाम करे और जब तक वहां खड़ा रहे, जब तक वहां से अंग्रेज चला नहीं जाए। इस तरह की मनोवृत्ति इन अंग्रेजों ने बना ली थी। नतीजा क्या हुआ कि भारतीयों के साथ सामाजिक भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद इन्हीं सामाजिक भेदभावों में जैसे मानो धार्मिक कारण भी साथ रहे थे। धार्मिक कारणों में हम सबको पता है कि जैसे देखो सती प्रथा। सती प्रथा 1829 राजा राममोहन राय व विलियम बेंटिंग ने मिलकर इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा कह लो, विधवा विवाह अधिनियम, कन्यावध, उसके बाद बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन उस समय मान्यता थी कि इन सारी चीजों को है ना भारतीय धर्म के साथ जोड़ के रखते थे। तो नतीजा क्या हुआ कि भारतीयों को लगा कि अंग्रेज हमारा धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब सती प्रथा हम भी समझते हैं कि बुरी चीज थी, लेकिन उस समय इन्हें धार्मिक रूढ़िवादिता से जोड़ा जा रहा था। तो अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह आरंभ कर दिया था, तो इसे भी भारतीयों ने गलत लिया था। कन्यावध पे रोक लगाई थी, बाल विवाह पे रोक लगाई थी। इसे भी धीरे धीरे भारतीयों ने समझा कि हमारा सबसे बड़ा है वो ईसाईकरण किया जा रहा है। अब उसके बाद देखो धार्मिक कारणों में हम आगे चलते हैं। सबसे बड़ा रोल 1813 के अधिनियम के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की खुली छूट दे दी गई। अब नतीजा क्या हुआ कि इन्हें 1813 में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की खुली छूट दे रखी थी कि कुछ भी हो भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करवाओ। अब देखो क्या हुआ, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तो इन्होंने किन किन चीजों को बनाया था। कहते हैं कि हर जहाज जो इंग्लैंड से भारत आता था, जहां भारतीय होते थे, वहां एक पादरी की नियुक्ति की गई जो उन लोगों को सिर्फ धर्म के बारे में पढ़ाएगा। उसके बाद जो मंदिर मस्जिद थे उनके ऊपर टैक्स लगा दिए गए थे। उसके बाद जो पंडित मौलवी थे
उनके विचारों को ईसाई धर्मगुरु जानबूझकर नीचे दिखाने की कोशिश करते ताकि लोगों में उनके प्रति आक्रोश बढ़े। जेलों में कैदी होते थे उन्हें जबरन ईसाई धर्म स्वीकार करने पर मजबूर करवाया जाता था। दूसरा सबसे बड़ा टारगेट किया कि जो पिछड़े जाति के लोग थे उनको भी स्वीकार करना शुरू कर दिया इन्होंने कि जो भारतीय ईसाई धर्म ग्रहण करेगा उसे अच्छी सुविधा दी जाएगी, यानी उसे नौकरी दी जाएगी, अच्छी सुविधा दी। नतीजा क्या हुआ कि भारतीयों का धर्म परिवर्तन शुरू होने लग गया। अब उसके बाद देखो सबसे बड़ा एक अधिनियम पारित किया गया था, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1856। लॉर्ड डलहौजी के काल में यह एक धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1856 पारित किया जाता है। और इस अधिनियम में था क्या, देखो हमारे हिंदू धर्म में एक परंपरा रही थी कि अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों का धर्म छोड़कर कोई दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेता है ना, तो वो अपने पिता के उत्तराधिकारी के जो अधिकार है वो सारे खो देगा। यानी अगर आप अपना पुराना धर्म छोड़ देते हो और नया धर्म अपना लेते हो तो आपको पिताजी की प्रॉपर्टी में आपका कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन लॉर्ड डलहौजी के काल में इस नियम को बदल दिया गया, यानी जानबूझ के धर्म में इंटरफेयर किया गया। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पारित किया गया और उसमें बात कह दी गई कि जो भारतीय ईसाई धर्म ग्रहण करेगा अब उसके वही पुराने अधिकार होंगे जो पहले होंगे, यानी उसे पिता के उत्तराधिकारी में बराबर का दर्जा दिया जाएगा। नतीजा क्या हुआ कि अब तो जाहिर सी बात है धार्मिक इंटरफेयर शुरू हो चुका था और धर्म परिवर्तन की बात सामने आ चुकी थी। अब उसके बाद आते हैं, देखो कुछ इसमें आर्थिक कारण भी आ रही थी। अब आर्थिक कारणों में मैं थोड़ी सी चर्चा करूं तो आर्थिक कारण हम देखते हैं इसमें थोड़े साथ में रहते, क्योंकि आर्थिक कारण अंग्रेजों का हमेशा एक कोशिश रही थी कि जैसे भी हो भारतीयों का क्या किया जाए, आर्थिक शोषण हो, उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिले। उनका हर स्थिति में यही कोशिश रही थी कि आर्थिक शोषण किया जाए भारतीयों का। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कर दिया, भू राजस्व बढ़ा दिया। भू राजस्व में वृद्धि कर दी गई, जबरदस्त वृद्धि कर दी गई थी। अब देखो भू राजस्व में वृद्धि कर दी गई तो नतीजा क्या हुआ, किसान वर्ग पूरी तरह पिछड़ गया, क्योंकि राजस्व तो हमेशा किसान वर्ग से ही भारी इफेक्ट हुआ था। अब अंग्रेजों से आने से पहले देखो हमारे समाज की कुछ ये स्थिति रही थी, जैसे राजा होता था, राजा के नीचे जमींदार काम करते थे, जमींदार के नीचे किसान काम करते थे। तो क्या होता था, ये एक दूसरे से परिचित थे, सुख दुख के हामी रहे थे। मान लीजिए कि अकाल पड़ गया तो राजा और जमींदार भी जानते थे किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनके कर को माफ कर दिया जाता था, उन्हें राज्य की ओर से सुविधाएं दे दी जाती थी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। क्यों? क्योंकि समाज में एक ऊपर वर्ग आ चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों को तो हर हाल में पैसा चाहिए, कर चाहिए था। अब अंग्रेज राजा से मांग करते, राजा जमींदार से, जमींदार किसान से। अब अकाल पड़ गया तो किसान लाएगा कहां से? तो किसान को हर हाल में कर चुकाना पड़ता। अगर किसान नहीं चुकाते तो सैनिकों का सहारा लिया जाता, उन्हें गांव में जबरन बेइज्जत किया जाता था, गांव में घोड़ों के पीछे बांध के घसीटा जाता था। तो किसानों ने क्या किया, उनको ब्याज पे पैसे लाने होंगे, ब्याज पे पैसे लाने ही होंगे। नतीजा क्या हुआ कि एक तरफ इस कर की मांग और इधर ये महाजनों के चक्कर में फंसते गए। नतीजा क्या हुआ, किसानों की सारी जो आमदनी थी वो खत्म हो चुकी थी। उसके बाद अंग्रेजों से आने से पहले भारत एक आर्थिक दृष्टि से, यानी व्यापारिक दृष्टि से कह लूं तो संपन्न देश था। भारत में अधिकतर चीजों का क्या होता था, निर्यात, जिसमें मान लीजिए आप कपड़े, मसाले, ठीक है, नील, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें सूती वस्त्र थे, रेशमी वस्त्र थे, इनका सब हम निर्यात करते थे। यूरोप के बाजार में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। अब जाहिर सी बात है निर्यात होगा तो सारा पैसा कहां आ रहा था, भारत में आ रहा था। तो अंग्रेजों को कोई लाभ नहीं मिला था। अंग्रेजों ने क्या किया था, देखो सबसे पहले इस व्यापार को रोकने की कोशिश की थी। नतीजा क्या हुआ, देखो मान लीजिए भारत, इंग्लैंड, भारत से जो निर्मित कपड़ा, कच्चे माल की जगह निर्मित कपड़ा जाएगा, तो यहां से जो हम यहां भेजेंगे तो धन कहां आने वाला है, भारत आने वाला है। इसे इंग्लैंड, यूरोप में दो
क्रांतियां मानी जाती हैं, एक कहते हैं उपनिवेशवाद क्रांति और एक कहते हैं धातु की क्रांति, क्योंकि इंग्लैंड का सिल्वर है ना, चांदी, वो भारत आ रही थी, तो अंग्रेजों को ज्यादा लाभ नहीं हुआ। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत से जो चीजें निर्यात जा रही है ना, इंग्लैंड में इसका आयात हो रहा था, भारत से निर्यात हो रहा था, 71% कर लगा दिया। नतीजा हुआ कि यहां से चीज जाएगी, टैक्स ज्यादा होगा, महंगी होगी, तो खरीदेंगे नहीं। और इंग्लैंड से जो चीजें निर्यात होती और भारत में आयात होती, उनको बिल्कुल कर मुक्ति कर दिया, बहुत कम कर रखा, तो सस्ती चीजें भारत में उपलब्ध हो गई। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो कच्चा माल भी भारत से निर्यात होने लगा, और उसके बाद भारत का जो कपड़ा उद्योग था पूरी तरह इन्होंने तहस नहस कर दिया। नतीजा क्या हुआ, नगर की नगर उजड़ गए, लोग भूखमरी के कगार पे आ गए। और बताते हैं कि बंगाल में हर क्षेत्रों में भूख की वजह से, क्योंकि बुनकर पूरी तरह अंतिम दौर में आ चुके थे, उनको व्यापार ही नहीं, ठप हो गया, तो नतीजा भूखे मर रहे थे। हर गांव खेत में कहते हैं कि बुनकरों की हड्डियां बिखरी हुई थी। उसके बाद आते हैं, देखो अब ये सारे शोषण के कारण तो रहे थे, अब सबसे पहले देखो सैनिक के कारण। ये जाहिर सी बात है, अंग्रेज भारत आए थे तो अपने साथ इतने कोई सैनिक नहीं लेके आए थे कि वो भारत पे शासन कर सके। क्रांति के समय देखो भारत में जो यूरोपीय सैनिक थे ना, उनका अनुपात क्या था, 5:1, यानी लगभग अंग्रेजों की सेना में 2.38 लाख भारतीय सैनिक थे और 45,000 के करीब यूरोपीय सैनिक थे, यूरोपीय सैनिक थे। अब इस विद्रोह की शुरुआत करने वाले हैं वो सैनिक ही करेंगे। 5:1 था, लेकिन सबसे पहले कि सैनिकों के साथ अंग्रेज अक्सर भेदभाव करते थे, जैसे मसलन मानो कि यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिक एक ही पद पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका वेतन का अंतर था। मान लीजिए कि यही काम भारतीय कर रहा तो उसे मात्र 7 रुपये मासिक महीना मिलता, और वहीं यूरोपीय को 50 से 60 रुपये मासिक वेतन मिलता था। वेतन में भेदभाव होता था। उसके बाद भारतीयों को उच्च पद नहीं दिए जाते थे, बड़े पदों पर औगलीकरण कॉर्नवालिस ने की थी, सेना में ये नीति अपनाई थी। औगलीकरण का मतलब था कि सेना में बड़े पद हो अंग्रेजों को मिलने चाहिए, वो भी बंद कर दिए थे। उसके बाद देखो कुछ छोटे छोटे परिवर्तन किए गए, जैसे मान लीजिए कि लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में जो निःशुल्क डाक मिलती थी सैनिकों को दी जाती थी, उसे बंद कर दिया, तो इससे भी सैनिक नाराज हो गए। उसके बाद सैनिक अफसर वो अक्सर गाली गलौज करते, ये तो आम बात थी भारतीयों के साथ। निःशुल्क डाक व्यवस्था भी खत्म कर दी गई। उसके बाद देखो 1856 में इसने एक नया नियम बनाया था, सामान्य सेना भर्ती अधिनियम। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम यानी एक्ट। अब इसमें एक्ट में था क्या, इसमें एक नियम तो बना दिया गया कि जो भारतीय अब से जो सेना में होगा ना, उसे सरकार कहीं पे भी लड़ने भेज सकती है, समुद्र से पार भी आपको जाना होगा। और भारतीयों में एक परंपरा थी कि जो भारतीय समुद्र से पार लड़ने चला जाएगा उसकी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उसकी जाति खत्म हो जाएगी, तो जानबूझ के सैनिकों के साथ ये भी कर दिया गया था। उसके बाद सैनिक अधिकतर किसान वर्ग से आते थे, तो किसानों के साथ जो जुल्म होता था उसे भी सैनिक मुखातिब थे। अब आते हैं इस सारे कारणों में चिंगारी देने वाला कारण क्या बना था। चिंगारी देने वाला कारण जिसे पूछा जाता है अक्सर तात्कालिक कारण, यानी जिस कारण की वजह से यह विद्रोह हुआ, तात्कालिक कारण जिसकी वजह से यह विद्रोह हुआ था, यह अक्सर 12th में पूछा जाता है, 1 नंबर का सवाल है और कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है। तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी युक्त कारतूस। अब ये क्या था, देखो 1856 में ब्रिटिश सरकार ने यानी लॉर्ड कैनिंग ने सेना में एक नया परिवर्तन किया था। और परिवर्तन क्या था, देखो कि सैनिकों को जो पहले बंदूक दी जाती थी वो थी ब्राउन बेस,
जो पहले बंदूक दी जाती थी वो कौन सी थी? ब्राउन बेस थी। इस बंदूक की जगह एक नई राइफल दी गई थी, उसका नाम था एनीफील्ड। कौन सी बंदूक दी गई थी? एनीफील्ड नामक एक बंदूक दी गई थी। अब इस बंदूक में जो कारतूस प्रयोग किया जाता था ना, उस कारतूस पर कहते हैं कि गाय व सुअर की चर्बी होती थी। गाय व सुअर की चर्बी होती थी। अब जाहिर सी बात है, यहां से समझना होगा, गाय हिंदू धर्म में अपवित्र मानी जाती है, सुअर मुसलमानों के लिए हराम है। तो जानबूझ के उनके धर्म के साथ इंटरफेयर किया जा रहा था ताकि किसी भी तरह से उनको क्या किया जाए? धर्म भ्रष्ट कर दिया जाए, उनका ईसाईकरण हो जाए। ये अफवाह तात्कालिक कारण रही थी। चर्बी युक्त कारतूस, यानी ऐसे कारतूस जिन पे गाय व सुअर की चर्बी का लेप लगा होता था, उन्होंने लॉर्ड कैनिंग ने नई बंदूकें दी थी और उन्होंने पहली बंदूकें थी वो ब्राउन बेस थी और नई बंदूकें कौन सी दी गई थी? एनीफील्ड थी। अब एनीफील्ड बंदूकों में जो कारतूस प्रयोग आता था, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का ये कारतूस होता था, इसके ऊपरी भाग पर लेप लगा होता था। अब अगर सैनिक को इसके अंदर बारूद भरा होता था, अब अगर इस सैनिक को इस कारतूस को प्रयोग करना होगा तो आपको दांत से काटना होगा, और दांत से काटना होगा तो जाहिर सी बात है गाय व सुअर की चर्बी लगी है तो आपका धर्म भ्रष्ट होगा। अब नतीजा क्या हुआ कि यह अफवाह धीरे धीरे फैली और तेजी से विभिन्न सैनिक छावनियों में फैलती गई, और इसी वजह से तात्कालिक कारण बना था कि चर्बी युक्त कारतूसों में सबसे पहले इस 57 क्रांति का जो सबसे बड़ा कारण था, वो तो वो सारे थे, लेकिन ज्वालामुखी या चिंगारी आप कह लो देने में इन्होंने प्रयोग किया था। अब ये जैसे ब्राउन बेस थी, इस प्रकार की एक बंदूक होती थी, आप देखिए इसके यहां आगे इस प्रकार का चक्कू लगा होता था। यानी अगर सैनिक को प्रयोग करना है ना, तो इस कारतूस को आपको मुंह से तोड़ना होगा, फिर बारूद भरना होगा, नीचे यहाँ तार लगा होता था, उसे पूरा भरने के बाद आप प्रयोग कर सकते थे। नतीजा क्या हुआ कि अब पूरे सैनिकों में अफवाह फैल गई कि यार हमारा धर्म ही भ्रष्ट किया जा रहा है। तो अब होता है क्या? विद्रोह शुरू होता है। अब हम देखते हैं आगे विद्रोह।